शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों, बिना किसी प्रस्तावना का आइए चलते हैं पहला प्रश्न पर। प्रश्न के पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर दूं, जितने नंबर आए ध्यान से कमेंट करें, गंभीरता से पेपर खोलें, जो चीज़ें नहीं बने उनको अपनी कॉपी में नोट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं कि सर ये नहीं बना, इसको समझा दीजिए, ये इतने नंबर मेरे आए, ये मेरी कमियां हैं। लेट्स स्टार्ट। और जो जो चीज़ें हैं मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, तो वहाँ पर भी जा कर के देखें। खालिस्तान विकास की विभिन्न पहलुओं में मान्यता से जुड़ी है। विकास के विभिन्न पहलू हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो उसमें खालिस्तान विकास के विभिन्न पहलुओं में मान्यता से जुड़ी है। मध्यम बुद्धिमत्ता से जुड़ी है, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। पहले तो ये समझ लो विकास में बुद्धि भी शामिल है। अगर मंदता से जुड़ी है तो मंद बुद्धि आएगा। ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का था ही नहीं, बड़ा सरल था। वैसे ये क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये केवल मंदता ले रहे हैं और यहाँ केवल बुद्धि की मंदता बता रहे हैं। अगर शारीरिक विकास मंद हो रहा है तो फिर बुद्धि की नहीं बात आएगी, क्योंकि चारों ऑप्शंस में बुद्धि है, इसलिए मंद बुद्धि रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा है, उसमें बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। मतलब टीचर को ये ऐसे असेसमेंट करेगा। कैसे असेसमेंट करेगा? अगर बालक के अधिगम का असेसमेंट करना है, आकलन करना है, तो गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों के माध्यम से, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के आधार पर, या फिर बच्चे के पिछले अनुभव के आधार पर। तो एक बात तो आप समझ जाएंगे, गतिविधि के आधार पर पूर्ण मूल्यांकन तो नहीं होगा, परिणाम के आधार पर केवल अंकीय मूल्यांकन होगा, ठीक है ना। और पिछले बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। और अंतिम ऑप्शन में बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार, तो पिछले अनुभव के अनुसार, और ये एक ही सा ऑप्शन हो गया, सेम ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये लिखा पिछले अनुभव के, सेम ऑप्शन हो गया, इसलिए ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब आंसर क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। बालक केंद्रित शिक्षा है ही, तो आमतौर पर क्या शामिल होता है? अब चूंकि मूल्यांकन हर जगह है, कोई मूल्यांकन नहीं, ये तो हट ही जाएगा ऑप्शन, उनका भी मूल्यांकन हर जगह है। तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, अधिक योग्यात्मक मूल्यांकन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। बाल केंद्रित शिक्षा की बात है तो तुरंत या मौके पर मूल्यांकन तो होता ही नहीं है, अच्छा नहीं माना गया। अधिक मूल्यांकन या फिर अधिक रचनात्मक मूल्यांकन, योग्यात्मक या रचनात्मक। तो बाल केंद्रित शिक्षा में रचनात्मकता पर जोर दिया गया है। वैसे इन्होंने इसकी हिंदी थोड़ी अजीब कर दी है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है या समेटिव असेसमेंट है, इनकी हिंदी में औपचारिक से होता है, पर इन्होंने रचनात्मक लिखा है, इसको ये भी कर सकते हैं उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मेटिव में जो असेसमेंट है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? पहले तो आप ये प्रगतिशील शिक्षा समझो क्या है। एक्चुअल में ये जॉन ड्यू एक मनोवैज्ञानिक हुए अमेरिकन, तो ये लोकतंत्र की शिक्षा, अच्छे नागरिक बनाने की शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा, अधिगम आदि पर विश्वास करते हैं। स्पष्ट हो गया? तो प्रकृति से जुड़ी हुई शिक्षा ही प्रगतिशील शिक्षा है, और केवल ये बच्चों के लिए नहीं, इनकी अपेक्षा से सभी के लिए। अब क्वेश्चन समझते, निम्नलिखित कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? चार में से एक कोई ऑप्शन है जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? केवल निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकृति आधारित शिक्षा है तो पाठ्य पुस्तक का रोल ज़्यादा नहीं होगा, और उन्होंने लिख दिया केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्धारित। उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं, पर्टिकुलर ये भी विषयों की बात कर रहे हैं इसलिए ये भी हट जाएगा। जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, और परीक्षा में अच्छे अंक पर लाने पर जोर देना। आप बताइएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसका उत्तर क्लियर हो गया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मन हो तो, पर नंबर ज़रूर बताना कि आपके कितने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी समझना होगा आपको।
ये तो बात समझ गई। प्रदर्शन बुद्धि क्या है? प्रदर्शन बुद्धि को अंग्रेजी में क्या लिख रहे हैं? परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस से मतलब है प्रदर्शन बुद्धि हिंदी में दे रहे हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है कि इससे मापा जाता है किस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है, और ये पूछ रहे हैं कि प्रदर्शन बुद्धि को अगर मापना है ना, तो वो कैसे मापेंगे? तो प्रदर्शन बुद्धि को मापने के लिए पहले तो ये समझें कि प्रदर्शन बुद्धि को कैसे मापेंगे। तो इसको चित्र के माध्यम से, दो चित्रों में तुलना करने के माध्यम से, चित्र पहेली के माध्यम से माना जाता है। और प्रदर्शन बुद्धि को मापने में प्रदर्शन बुद्धि का जो मेजरमेंट होता है वो वर्बल नहीं होता। वर्बल मतलब शाब्दिक नहीं होता। उसमें चित्र के टुकड़े जोड़ना, दो चित्रों में अंतर करना, या फिर एक चित्र में कुछ नई आकृतियों को ढूंढना। आपने पहेलियों को हल किया होगा कि इस चित्र में कितने चेहरे छुपे हैं। तो इस तरीके की बुद्धि परीक्षण जो है वो कहलाते हैं परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। तो वर्बल होता नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गया। समझ बिल्कुल होता है, फिर भी देखते हैं। निम्न के द्वारा मापा जाता है। अब समझ के द्वारा थोड़ी मापेंगे, फिर किसके द्वारा? अभी मैंने बता ही दिया है, संख्यात्मक क्षमता, गिनती आ गई, शब्द आ गए, नहीं रहेगा चित्र व्यवस्था। तो आप समझ जाइए परफॉर्मेंस। आप चित्र में भी देखेंगे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये देख के बताओ कौन सा इसका उत्तर सही है। आप परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? समग्रता के रूप में इसके अध्ययन के द्वारा सीखा जा सकता है। समग्रता मतलब संपूर्ण के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या फिर इसको इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल ही दे दिया, स्थानिक टाइप से, या फिर साधन कंडीशन। अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, यहाँ पर प्रानुकूलन हिंदी दी पर यहाँ पर नहीं दी, ठीक है, जिसने बनाया उसका मन। प्रयत्न त्रुटि या फिर चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। तो देखिए पहली तो ये, इसको हटा दीजिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन और प्रयत्न त्रुटि थॉर्नडाइक का है। ये अंतर्दृष्टि वाला वो वफ़ा कोहलर बर्मीदर का है, और क्लासिकल कंडीशनिंग इसका पावलोव का है। अब ये दो लोग बात, एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जाता है। समग्रता के रूप में तो में से बात कौन करता है? समग्रता के रूप में ये निकल गया है। समग्रता के रूप में बात करते हैं, पावलोव भी बात करते हैं, और अंतर्दृष्टि वाले गेस्टाल्टवादी वफ़ा और कोहलर भी इसका वो करते हैं। तो क्या इसका उत्तर सही रहेगा भाई? दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, पर मुख्यतः जाएंगे अपन पावलोव पर। सामंजस्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंजस्य, शब्द सामंजस्य। अभी शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है। अब देखना, यहां द बर्ड पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे शब्द सामंजस्य, कोई एक शब्द है पर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ ये भी पद है, तो यहाँ यह शब्द सामंजस्य। तो सामंजस्य आप समझे, मैं ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि यहाँ की जो इंग्लिश है और यहाँ की जो हिंदी थोड़ी अजीब लग रही है। सब सामंजस्य इससे संबंधित है। अब कॉन्सिस्टेंसी को इन्होंने क्या दिया है? सामंजस्य। इसको थोड़ा समझना है। वैसे कॉन्सिस्टेंसी मतलब संगति है, और उन्होंने सामंजस्य उसको लिखा, कह सकते हैं सामंजस्य को एडजस्टमेंट, राजीनामा टाइप से बोलते हैं, पर ठीक है, इससे समझ लेते हैं। कॉन्सिस्टेंसी या संगति को कैसे, किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से, मनोवृत्ति से, बुद्धि से या प्रेरणा से? आप मुझे बताओ, आपकी जो संगति है या आपके जो दोस्त हैं, वो आपके दोस्त क्यों हैं? आपकी बुद्धि के कारण से हैं, आपकी अंदर कोई प्रेरणा इसके कारण से है, या आपकी एटीट्यूड के कारण से, मनोवृत्ति के कारण से, या आपके व्यक्तित्व के कारण से? तो जो संगति होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, दोस्ती होती है, वो आपके किसके कारण होती है? चार ऑप्शंस में से आप बताइए। वो आपके व्यक्तित्व के कारण होती है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह खाली स्थान होता है। भाई आजकल ऑफिस में होता है, बड़े काम हैं, मेहनती काम है, घूमने फिरने वाले काम हैं, तो बोले
पुरुष वर्ग कर लेगा और जो बैठ के करने के काम है वो महिलाएं कर लेंगी। ये ऐसा इसलिए क्योंकि एक सामाजिक सिस्टम है कि वजनदार काम, बाहर के काम पुरुष वर्ग देख लेता है। तो ये है क्या, ऐसा क्यों है भाई? पर दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल ने फ्री कर दिया है ना, तो महिलाएं बाहर के काम देखती हैं, महिलाओं को फ्री कर दिया उसने बस। तो एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह होता है। क्या होता है? लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पहचान या लैंगिक मुद्दा। लिंग के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह या पक्षपात है, लिंग के आधार पर। अब इसकी ज़्यादा व्याख्या करनी नहीं, बहुत सरल है। लैंगिक रूढ़िबद्धता, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर ये पुराने ज़माने से ऐसे ही हो रहा है तो इसलिए रूढ़िबद्धता कहें क्या? नहीं है, जरूरी नहीं कि पुराने ज़माने से हो रहा है। लैंगिक भेदभाव कुछ घरों में बराबर माना जाता होगा बेटा बेटी को, तो लैंगिक भेदभाव स्पष्ट ही दिख रहा है, व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह है लिंग के आधार पर, तो ये लैंगिक भेदभाव कहलाया। आंसर सरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं भाई? मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स, तो सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या दिया इन्होंने? स्टेप्स। एक्चुअल में स्टेप्स कहाँ होती है? कान में होती है, कान के खाली स्थान होती है। कहाँ होती है? कान के। आप चित्र में देखो पहले तो स्टेप्स हड्डी क्या है, ठीक है। अब ये कहाँ होती है? तो कहा चित्र में आपको स्पष्ट हुआ कहाँ होती है, अंदर होती है, बीच में होती है, इनमें से कोई नहीं है बाहर। अब इनमें से कोई नहीं है बाहर तो ये हटा ही दो, पर इनर और बीच में यहाँ इनको दो ऑप्शन एक साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बीच में होना मतलब अंदर ही होना है ना, बीच में होगी तो मतलब अंदर ही होगी, और अंदर तो ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। पर हाँ, अगर कान बहुत गहरा है तो वो कान की जो अपन को बाहर से जो कान दिख रहा है वो गहराई नहीं, अंदर तक जो गई उसकी संरचना, तो उसमें बीचों बीच होती है स्टेप्स नाम की हड्डी। पर ये दोनों ऑप्शन नहीं एक साथ आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। तो मनोसामाजिक विकास पहले दिया किसने है ये समझें। एरिक एरिक्सन ने दिया है, उन्होंने पूरे जीवन के 8 चरण बताए हैं, विकास का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ये। अब इसमें ये पूछा है सबसे अंतिम चरण क्या है, ठीक है, क्योंकि अंतिम चरण मतलब बुढ़ापे वाला, ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक से संबंधित मनोविज्ञान पूछा गया जाता है, पर उन्होंने सबसे अंतिम चरण पूछ लिया, ठीक है। तो समझते हैं, आइडेंटिटी वीएस कन्फ्यूजन, ये किशोरावस्था वाला है। विश्वास बनाम अविश्वास बाल्यावस्था में होता है। उदार बनाम ठहराव, ये और आगे होता है। अखंडता बनाम निराशा। तो सबसे अंतिम चरण कौन सा है? ये डेस्पेयर, अंत में अखंडता बनाम निराशा, अंतिम चरण है किसका अनुसार? मनोसामाजिक विकास जो एरिक एरिक्सन ने दिया, उन्होंने 8 चरण उन्होंने दिया, और सबसे अंतिम चरण है उसमें अखंडता बनाम निराशा। और सबसे पहला चरण क्या है बालक का जो होता है, शिशु का? विश्वास बनाम अविश्वास। माता पिता जो उसको ले रहे हैं सुविधाओं के आधार पर विश्वास करने लगता है, जो उसके साथ बुरा बिहेवियर करता है उन पर नहीं जाता है, अनभिज्ञ लोगों के पास वो नहीं जाना पसंद करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए सामान्य बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, आता नहीं है नॉर्मली परीक्षा में, पहली बार देखने को मिल रहा है। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को, एक निर्धारित समय है और उसमें समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक फिक्स समय है, उसमें समान आयु वाले बच्चे हैं और खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस सेक्शन, अक्षांशी या प्रायोगिक, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। पहले तो समान बच्चे हैं के अध्ययन को, अगर आप स्टडी में जाएंगे तो ये एक्चुअल में इसका आंसर मिलेगा क्रॉस सेक्शनल। पर अगर शाब्दिक रूप से देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि क्रॉस में तो क्रॉस हो गया ना, क्रॉस सेक्शनल मतलब समान वाले क्रॉस में कैसे आ गए? क्रॉस में मतलब विभिन्न प्रकार के। पर ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऑप्शन चारों सही नहीं है इसके। आप चित्र में, मैं आपको एडिट करके लगा रहा हूँ चित्र, आप देखना। एक कोई
बना के या कुछ करके मैं कहीं से दूंगा आपको, तो उसमें देखोगे आप कि लॉन्गिट्यूडनल जो अनुदैर्घ्य है इसमें भी अलग अलग एजेस के बच्चे होते हैं, जरूर नहीं समान ही हों वो, और इसमें तो भी अलग अलग स्थान दूर तक होते हैं। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही नहीं और दोनों भी सही हैं, पर फिर भी आप किसी एक पर जाइएगा। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एक क्लियर क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण ये क्या है? मान लो इंग्लिश में देखते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ इलेक्टिक काउंसलिंग अप्रोच। अब समझ में आ गया, काउंसलिंग अप्रोच मतलब परामर्श दृष्टिकोण है। अब ये संबंधित प्रश्न है, ये एक्चुअल में इसमें परामर्श दिया जाता है बालक को, और ये एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा खास तरीके से स्पेशली एक पर्टिकुलर बच्चे को परामर्श दिया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें 4 ऑप्शंस, मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन पूछी, इसकी कमी किसकी? ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण कि जो दिया जा रहा है वो ग्रहण कर रहा है कि नहीं। तो इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता है। ठीक है, परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, अत्यधिक प्रभावी और व्यावहारिक दृष्टिकोण, परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वय दृष्टिकोण। अब मुझे बताओ, ये पूछा है सीमा पूछी है, मतलब सीमा मतलब अप्रोच, लिमिटेशंस पूछी हैं इन्होंने, कमियां पूछी हैं, यूं कहें इसकी सीमा है, लिमिटेशन क्या है। तो ये तीनों तो उसकी प्रशंसा कर रही हैं। परामर्श अत्यधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण वाला है, अत्यधिक प्रभावी दृष्टिकोण वाला है, परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वय दृष्टिकोण है। ठीक है, ये तो बहुत पॉजिटिव है। इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कह दिया अत्यधिक कुशल लोग चाहिए, नॉर्मल लोग इसको परामर्श नहीं दे सकते सामान्य, क्योंकि डॉक्टर जैसे कई प्रकार के होते हैं, ऐसे ही परामर्श देने वाले भी कई प्रकार के हैं, सामान्य परामर्शदाता स्पेशल रूप से देने वाले। तो ये इसकी कमी है। इसको नहीं पता है तो नॉर्मली आप तर्क के आधार पर पहला ऑप्शन चुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को मार्गदर्शन कर सकते हैं? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता है? एक स्कूल है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उन बहुत सारे बच्चों में क्या कौन से बच्चे हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, और उनको मार्गदर्शन करना है। तो निम्नलिखित में से किस तरीके का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप? ये मार्गदर्शन देना जो है कैसे करोगे? अधिक चुनौती वाले कार्य दोगे बच्चों के लिए, या फिर अधिक परीक्षण लोगे, सहयोग सुझाव दोगे, या अधिक गृह कार्य प्रदान करोगे? भाई पहली बात तो विशेष आवश्यकता है उनको, तो विशेष आवश्यकता जब है तो आप उनको चुनौती दोगे क्या, या और अधिक परीक्षा लोगे क्या उनकी, या फिर सहयोग स्कैफोल्डिंग करोगे, या अधिक और गृह कार्य प्रदान करोगे? वैसे ही तो उनको विशेष आवश्यकता और आप ये तो करो ही मत, क्या करो? उनका सहयोग करो, उनको सुझाव दो। सरल था, लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का उदाहरण है? आपने मास्लो का नाम सुना है? अब्राहम मास्लो, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया आवश्यकता का सिद्धांत, मतलब पूरी आवश्यकता के हिसाब से प्रेरणा आदि होती है। और इन्होंने 5 एक पिरामिड बनाया ऐसे करके, है ना, और पिरामिड में इन्होंने निम्न से उच्च की ओर, ऊपर की ओर विकास बताया है आवश्यकताओं के आधार पर। इनका सिस्टम ये है कि विकास जो होता है वो आवश्यकताओं के आधार पर। तो इन्होंने 5 स्टेजेज बताई हैं। तो इनमें क्वेश्चन पूछा ये है कि पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता क्या है? तो सबसे नीचे जो मास्लो की उसमें आता है वो शारीरिक आवश्यकता से संबंधित है, खाने पीने की, जीने की, ये है। पर शारीरिक आवश्यकता तो इन्होंने कोई दिया ही नहीं ऑप्शन में, जबकि निम्न में सबसे पहले वही है। तो फिर उसके ऊपर कौन सा है? तो उसके ऊपर है सुरक्षा की आवश्यकताएं, फिर उसके ऊपर प्यार अपनेपन की आवश्यकताएं, फिर सम्मान की आवश्यकताएं, फिर आत्मबोध की, सबसे ऊपर है आत्मबोध की आवश्यकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो अब
सबसे निम्न में तो आता है फिजिकल नीड्स, पर वो उन्होंने दिया नहीं है। तो उसके ऊपर वाला कौन सा दिया, सुरक्षा की आवश्यकता, तो इसलिए यही आएगा। ठीक है, उन्होंने अपने 5 जो सिद्धांत, 5 जो क्रम दिए हैं या 5 अवस्थाएं दी हैं, आवश्यकताओं की जो 5 स्टेजेस बताई हैं, उनको 2 में बांटा है, एक तो निम्न और एक उच्च। तो निम्न में तो निम्न ही आती सबसे नीचे वाली, पर इन्होंने ये पूछा है कि पदानुक्रम निम्नतम क्रम की आवश्यकता, तो निम्न तो इन 4 में से सबसे नीचे वाली यही है, दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा। आप समझ लें इसको, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा। ये नेविगेट करने की कोशिश क्या है, अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना चाहिए। नेविगेट मान लो नहीं जानते हमारे छात्र, MP का टेस्ट है, हिंदी मीडियम वाला नहीं समझ। नेविगेट करना वही जो एक तरह से वाहन को आगे पीछे ले जाना, कंट्रोल करना, ठीक है। तो इस तरह करने के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए, वाहन को कहाँ से ले जाना, कैसा करना, कहाँ से मुड़ना, इसके लिए प्राकृतिकवादी बुद्धि नहीं चाहिए, स्थानिक चाहिए कि अंतर्व्यक्ति चाहिए, भावनात्मक बुद्धि चाहिए। आप बताओ, गाड़ी को मोड़ने, घुमाने, यहाँ वहाँ ले जाने के लिए भावनात्मक बुद्धि चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए आपको कौन सी, स्थानिक बुद्धि। अंतर्व्यक्ति बुद्धि भी नहीं चाहिए, अंतर्व्यक्तिक एक दूसरे व्यक्तियों से के लिए चाहिए होगी। स्थानिक बुद्धि कहाँ से मोड़ना है, क्या करना है, इसके लिए कैसे चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है, ये समझो थोड़ा। एक बच्ची है, उसको हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिल रहा है, कि पहले भी शायद आया है 1-2 बार क्वेश्चन। किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है, तो जो उसको 1-1 स्टार दे रहे हैं वो किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है। परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची सुदृढ़ीकरण, आंतरिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। आप बताइएगा इसका उत्तर, मैंने शायद पहले बताया है। इसका उत्तर मैं बता देता हूं, चूंकि क्या कह रहे हैं, हर सही उत्तर पर 1 स्टार मिलता है। यहां पर आंशिक नहीं, आंशिक मतलब एक सही उत्तर कर दिया उसमें से उनको आधा स्टार दिया, ये आंशिक कह सकते हैं। इसको तो कह रहे हैं हर सही उत्तर पर 1 स्टार मिल रहा है। परिवर्तनीय, बिल्कुल परिवर्तन नहीं, हर क्वेश्चन पर 1-1 स्टार मिल रहा है। आंतरिक सुदृढ़ीकरण, ये तो सिस्टम ही अलग है। निश्चित अनुपात अनुकरण, मतलब उसको ऐसे नहीं कि कभी ज़्यादा स्टार दे दिए कभी कम, उसका अनुपात निश्चित है कि 1 सही करेगी तो 1 दे दिया, 2 सही करेगी तो 2 स्टार मिल गए, इसलिए निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची कहलाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता है। अब कई प्रकार के वाद हैं, उनमें एक रचनात्मकतावाद है, और अध्ययन की इस इकाई में किससे जोड़ेंगे ये क्वेश्चन पूछा है। इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देना। रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि, ये क्वेश्चन है, रचनात्मकतावाद इकाई की विशेषता में क्या क्या 4 ऑप्शंस देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में जानते हैं कि नहीं, मतलब जो पाठ पढ़ रहे हैं उसके बारे में उनको कोई प्रभावी चीज़ें प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। यहाँ क्या जानते हैं, क्वेश्चन मार्क लगना था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, जांच और नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है। ये निम्न स्तरीय केवल लग गया, ये तो हटा ही दीजिए। यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। और नेक्स्ट क्या ऑप्शन दे रहे हैं, प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। अब ये तो क्वेश्चन का आंसर आप बता ही देंगे कि हतोत्साहित वाली बात भी नहीं आएगी, शिक्षक के निर्देश के माध्यम से ये भी नहीं आएगी, रचनात्मक बात भी बाल केंद्रित है इसलिए ये भी हटा दो। यहाँ पर केवल निम्न स्तरीय सोच वाली बात है इसलिए ये भी हटा दो। इसकी शुरुआत होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं, उनको कितना ज्ञात है और फिर कितना अज्ञात की ओर चलना है। रचनात्मकतावाद बाल केंद्रित होता है, अच्छा भी है। तो अब इसका आंसर आपको पता चलेगा क्या होगा, 1, ठीक है। हाँ भाई, पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया गया है, ठीक है।
पठन कौशल मतलब रीडिंग स्किल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। उत्तर लिखना तो राइटिंग कौशल विकसित होगा ना। वर्ड गेम खेलना, अब वर्ड गेम खेलना पठन कौशल में आएगा क्या? आप लिख के खेल रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। वर्ड को लिख के खेल रहे हैं वर्ड गेम, तो ज़रूरी नहीं है ये वर्ड गेम, वैसे वर्ड गेम बोल के भी खेल रहे हैं तो पठन कौशल में ठीक रहेगा, पर ज़रूरी नहीं है कि वो लिख के खेल रहे हैं बोल के खेल रहे हैं, इसलिए ये डाउट वाला होगा, ये हट गया। पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना और शब्दावली अभ्यास करना, इन दो में से प्रभावी आपको कौन सा लग रहा है? तो जैसे शब्दावली अभ्यास करना, ये तो वो हो गया जितना बताया उतना रटना है आपको, तो ये बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर जीव, और इसमें कह रहे हैं पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, जो भी शब्द पाठ में आए हैं उनका जीवन में उपयोग करना, उनके उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, यही शिक्षा बताती है कि जीवन से जुड़ें और जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उनका उपयोग करना भी सीखें। इसलिए इसका उत्तर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं: चलने, सुनने, सीखने, देखने। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद निम्न में सक्षम होते हैं, तो 3 में से एक को चुनना है, जो 4 में से जो एक असमर्थता है, बाकी 3 में समर्थ हैं। तो चलने की असमर्थता के बावजूद वो सुनने या देखने में समर्थ होती है, ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। और ये चलना, सुनना, देखना ये इंद्रियों से संबंधित है। अधिगम लर्निंग जो है ये अलग सिस्टम है। तो अगर वो सीखने की क्षमता उनमें नहीं भी, असमर्थता है, अधिगम की असमर्थता है, फिर भी वो व्यक्ति या वो बालक जो है चलने में सक्षम हो जाता है, चलने लगता है धीरे धीरे, भले लेट चलेगा मगर चलने लगेगा। पैर बस ठीक होने चाहिए, भले ही वो और कुछ नहीं सीख पा रहा, उसका दिमाग नहीं है, वो बिल्कुल जड़ है और 40 से भी उसकी बुद्धि नीचे है IQ, फिर भी वह चलना सीख जाएगा, सुनना उसे आ जाएगा और देखना भी उसे आ जाएगा। जिस तरफ हल्ला होगा उस तरफ वो देखेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ आप अपन लगा लो कि लर्निंग की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं, इन तीनों में सक्षम होंगे। और इसको दूसरे तरीके से भी लगा लें, चलना, सुनना, देखना ये शारीरिक है और लर्निंग क्या है? मानसिक भी है और शारीरिक, मानसिक भी है, संवेगात्मक भी है और शारीरिक भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित, व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है। जन्मजात पैटर्न मतलब जन्म से ही, वंश से ही, तो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पहचान, ड्राइव मतलब इन्होंने फिर से इंग्लिश में ही लिख दिया, ड्राइव मतलब प्रेरक, ठीक है, और सहज ज्ञान और बुद्धिमत्ता। तो व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव के अनुसार, विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं वो सहज ज्ञान है, जीव विज्ञान के आधार पर। बच्चों में पश्चाघात तनाव, ये हिंदी में लिखा है इन्होंने, इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है अर्थात पश्चाघात तनाव विकार है कि लक्षण क्या है? ठीक है, पहले तो मैं आपको पश्चाघात तनाव विकार बताऊं, पर उसके पहले आप उत्तर चूज करो अपना कि आपका क्या है। घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या सोचने या उनके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना, दूसरों से नाराज होना। आप अपना उत्तर चयन कर लिया। अब हम समझते हैं ये क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एक डर सा होता है, एक मेंटल डिजीज़ है जिसमें आपको पुरानी घटनाओं के बारे में सपने आते हैं या आप पुरानी घटनाओं के कारण डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वो आपके माइंड में बार बार आती हैं तो आप घबरा जाते हैं। ये कहलाता है एक तरह से पश्चाघात तनाव। पोस्ट आघात मतलब पहले कोई आघात या झटका आपको लगा था पहले, उसका तनाव और विकार अभी आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या लक्षण है, ये पूछ रहे हैं 4 में से आप कौन से लक्षण मानोगे इसकी ये वाली बीमारी का? ये वाली बीमारी का लक्षण है घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। जब आप उस घटना
को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो घटना आपको डराती है, और वो उससे संबंधित कोई लोग या स्थान आपको मिल जाए तो आप भागते हो उससे, या उस स्थान को आप जाना पसंद नहीं करते हो जो डरावना हो, जिससे डर लगता हो। आपके घर में बचपन में आप सोचो तो एक आध कमरा ऐसा होगा कोई ऊपर नीचे जहां आपको जाने से डर लगता हो, और उसकी बात होते ही आप मुंह बंद कर लेते हो या उस बात नहीं सुनना पसंद करते हो, ऐसा हो जाता है। तो यही होता है कि घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना ही क्या कहलाता है, पश्चाघात तनाव विकार, है ना। बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप उससे तनाव हो रहा है, उससे आप दूसरों में बिल्कुल रुचि नहीं, कोई बात दूसरे नाराज होना ये भी कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन इसका सही है। आप समझ गए मेरी बात। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं। जीन के माध्यम से वंशागत हैं, यह ऐसा किस प्रकार का सिद्धांत करता है कि विकास जीन के माध्यम से वंशागत होता है। नियतिवाद का, सामाजिक का, प्राकृतिक का, पालन पोषण का। तो नियतिवाद तो हटा दो, निश्चित वाली बात है। पालन पोषण, प्रकृति से पालन पोषण का मतलब जैसे जैसे पालन होगा वैसे वैसे विकास होगा। यहाँ बात कर रहे हैं कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। जीन के माध्यम से मतलब प्राकृतिक सिद्धांत होगा। सामाजिक, जैसी समाज मिलेगी वैसा विकास होगा। पालन पोषण में जैसा पालन पोषण होगा वैसा विकास होगा। जबकि ये कह रहे हैं कि जीन के माध्यम से, तो ये प्राकृतिक सिद्धांत वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है। तो चिंतन कई प्रकार का है, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थिंकिंग। तो किस प्रकार का सृजनशीलता से संबंधित, अभिसारी सोच, अलग सोच, अंतर्दृष्टि सोच या पारमार्थिक सोच। यहाँ इन्होंने देखने कन्वर्जेंट थिंकिंग को अभिसारी सोच दिया, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को अलग सोच दिया है, या फिर आप इसको शब्द देखेंगे अपसारी चिंतन। तो सृजनशील जो बालक होता है वो अभिसारी नहीं सोचता है, वो डाइवर्जेंट मतलब विविध तरीके से अलग अलग एक सवाल के कई ऑप्शन वो सोचेगा, कई तरीके एक समस्या के खोजता है। तो इसका उत्तर होगा अलग सोच, जिसको और कहते हैं अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका उत्तर स्पष्ट हो गया, सृजनशीलता से संबंधित है ऑप्शन नंबर 2। इसका और अच्छे से आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाओ। भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने दिया। अब देखना, यूनिवर्सल इंग्लिश है और यूनिवर्सल को यूनिवर्सल यहाँ ने फिर से लिख दिया इनने। भाई ग्रामर तो सब जानते हैं, मान लो यूनिवर्सल नहीं पता किसी को तो यूनिवर्सल ग्रामर मतलब सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने पेश किया। प्याजे ने, वाइगोत्स्की ने, स्किनर ने, चॉम्स्की ने। कुछ बच्चों को पता है, ये मैं बार बार बोलता भी हूँ। और उत्तर चयन कर लिया आपने। इसके सिद्धांत को बोला था नोम चॉम्स्की, जिन्होंने सर्वभाषा व्याकरण और जैसे शारीरिक विकास होता है वैसे बालक की भाषा का भी विकास होता है, ज़्यादा सिखाने पिखाने की ज़रूरत नहीं होती है उनके हिसाब से। पुनर्बलन आदि इन चीज़ों का उन्होंने महत्व नहीं दिया है ना। सहज रूप से भाषा बालक सीखता है। और यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या है ये समझें। इनके हिसाब से यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है बच्चे का मान लो तमिलनाडु में जन्म हुआ तो उसको तमिलनाडु की भाषा सीख लेगा वो अपने आप। हिंदी प्रदेश में जन्म हुआ तो हिंदी अपने आप सीख लेगा। मतलब जहाँ भी जिस क्षेत्र में बालक का जन्म होगा वहाँ की वो भाषा सीख लेता है। इसी अपेक्षा से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर का कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है बच्चे में, कि वो जहाँ जाए उसकी भाषा सीख लेता है। ऐसा दिमाग उसका प्रोग्राम्ड होता है। नहीं तो तमिल, मेरे कुछ 3-4 फ्रेंड्स हैं तमिल, उनकी भाषा बहुत कठिन है, लिखना भी बहुत कठिन है और बोलना भी बहुत कठिन है, पर वो लोग बोलते हैं क्योंकि वो इस तरीके से जन्म वहाँ हुआ। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि भाषा कोई कठिन हो चाहे सरल हो, जहाँ उसका जन्म हुआ है वो भाषा वो सीख लेगा। ऐसे ही कहा यूनिवर्सल ग्रामर, वहाँ की ग्रामर भी वो सरलता से सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों के एक उत्पाद हैं। तो बुद्धिमत्ता जो है वो खालिस्तान और पर्यावरण, पर्यावरण मतलब वातावरण, और क्या पर्यावरण के साथ एक और शब्द जुड़ता है मनोविज्ञान में, क्या संस्कृति, समुदाय, आनुवांशिकता या समाज। तो पर्यावरण में संस्कृति आ गई, समाज आ गई और समुदाय आ गया। आनुवांशिकता एक अलग मैटर है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद कौन है? बुद्धिमत्ता। सरल क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या है भाई, मिनेसोटा पेपर फॉर्म परीक्षण। आपने एक और नाम सुना होगा, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MMPI, एक वो टेस्ट बहुत प्रसिद्ध है। एक और ये मिनेसोटा पेपर फॉर्म, उससे पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। मिनेसोटा पेपर फॉर्म परीक्षण एक परीक्षण है जो खालिस्तान को मापता है। वो क्या है, डिस्क्रिप्शन में इसको भी देख लेना आप। ये वाला नहीं बनाया मैंने अभी वीडियो, पर MMPI ज़रूर बनाया, इसी से संबंधित है थोड़ा थोड़ा। उससे पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और ये पूछ रहे हैं इससे क्या टेस्ट होता है। मतलब मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण से आप किस चीज़ को मापते हैं, खालिस्तान को मापता है, मौखिक तर्क को मापते हैं, योग्यता को मापते हैं, व्यक्तित्व को मापते हैं, या फिर अंत में दिए अंग्रेजी कौशल। तो अंग्रेजी कौशल तो हटा दो, ये भाषा की बात, भाषा पर्टिकुलर भाषा आ गई यहाँ पे, ये भी नहीं। इसको MMPI मानता है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना MMPI क्या है, पक्का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। योग्यता को मापता है या मौखिक तर्क को मापता है। तो चूंकि पेपर बोर्ड टेस्ट है, पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण, तो मौखिक तर्क की बात नहीं होगी, तो किसकी होगी, योग्यता की। क्लियर हो गया, आपने सोचा क्या था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक छात्र PI के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। एक छात्र को PI का मान, पाइथागोरस प्रमेय जो है, आप थोड़ा गणित वाला समझ गए होंगे, PI के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा, उसको PI का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। फिर से समझें क्वेश्चन को। एक छात्र को PI के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा गया। विभिन्न प्रणाली, विभिन्न से समझिए आप, अलग अलग। इसमें मुख्य रूप से कौन से ऑपरेशन शामिल होगा, कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा, कौन सी क्रिया एक तरह से शामिल होगी। तो मूल्यांकन, विभिन्न प्रणाली का ज्ञात करना है, तो मूल्यांकन तो यह मूल्यांकन ही है। मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रणाली करना है उसको। अभिसारी चिंतन, अवसारी चिंतन या अधिगम, अधिगम को तो हटा ही दो क्योंकि सीखना नहीं है। यहाँ पर हो रहा है कि वो ज्ञात करे विभिन्न प्रणाली को। प्रणाली को ज्ञात करना मतलब अलग अलग आइडिया, एक क्वेश्चन को हल करने के अलग अलग प्रणालियाँ। तो एक प्रणाली की बात हो जब अभिसारी चिंतन होता है, जस्ट केवल एक ऑप्शन, 2 और 2 कितने, 4, अभिसारी चिंतन। अवसारी चिंतन में क्या होता है, एक क्वेश्चन के कई विभिन्न तरीके होते हैं, विभिन्न आंसर होते हैं। जैसे हमने पूछा कपड़े से क्या बनता है, तो कोई कहेगा शर्ट, कोई कहेगा पैंट, कोई कहेगा रुमाल, तो कोई कहेगा मास्क। तो इस अपेक्षा से अवसारी चिंतन इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये विभिन्न शब्द इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग आपने सुना होगा, शास्त्रीय अनुबंधन ये लिखा है। निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताओ भाई। बंडूरा, पावलाव, कोहलर, प्याजे। बंडूरा ने क्या दिया, सामाजिक अधिगम, पावलाव ने दिया है यही क्लासिकल कंडीशनिंग, कोहलर ने वही अंतर्दृष्टि वाला, और प्याजे ने सबको पता है। ठीक है, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का, संवेदना के माध्यम से, पहले तो ये संवेदना के माध्यम, संवेदना क्या है, यही अनुभव, आँख कान नाक। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है अवधान, गहन, अवधारणा, बोध। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करना। आप नॉर्मली अपने बुद्धि से नहीं कर रहे हैं, किसी संवेदना के माध्यम से किसी विशिष्ट उद्दीपन का चयन कर रहे हैं। तो यह अभिलक्षण है अवधान का, गहन चिंतन का, अवधारणा का या बोध का। बताओ भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको देखने में, पर है नहीं। अवधान का है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा या बोध। मैं बोध पे जाऊंगा। वाह, बोध पे गया। अंतिम क्वेश्चन है, थका दिया भाई। सर्वात्मवाद यह विश्वास है। सर्वात्मवाद मतलब एक तरह से मान्यता, वाद मतलब एक तरह से मत, मान्यता। सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। सर्वात्मवाद मतलब क्या, दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है उसमें आत्मा है या चेतना है, ये सर्वात्मवाद कहलाया। मतलब मोबाइल में भी आत्मा है, कॉपी में भी आत्मा है,
ये कहलाता है सर्वात्मवाद। जैसे बच्चे को पत्थर लग गया तो पत्थर में भी आत्मा है, इसने मुझे मारा, तो पत्थर को उल्टा सीधा कह सकता है, तो ये सर्वात्मवाद है। तो ये कह रहे हैं सर्वात्मवाद जो है निम्नलिखित में से, अब क्वेश्चन है, पहले सर्वात्मवाद की उन्होंने परिभाषा दी, अब क्वेश्चन दे रहे हैं कि निम्नलिखित ऑप्शंस में से, निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है। मतलब 4 ऑप्शंस में से कौन सी चीज है जो सर्वात्मवाद की विकास का वर्णन नहीं कर रही है? ये सर्वात्मवाद से संबंधित बात नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 बातें जो है सर्वात्मवाद का समर्थन करती हैं, ये सर्वात्मवाद से संबंधित बातें हैं, एक जो है वो सर्वात्मवाद की नहीं। तो आप उत्तर चुनिए। एक बच्चा जो एक कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है, ठीक है, खुशी से शरारती कुर्सी को ढकेल देगा। एक बच्चा है जो कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाया, खुशी शरारती कुर्सी को ढकेल देगा। किस तरीके की हिंदी है यार। अब इंग्लिश पढ़ो पूरी, छोटे छोटे अक्षर लिख रहे हैं। अब नॉर्मली समझ लो वो शरारती कुर्सी बोल रहा है, मतलब कुर्सी को शरारती कह रहा है, इसलिए इसको हटा दो। ये तो सर्वात्मवाद ही है, क्योंकि कुर्सी में जीव माना, ये कह रहे हैं नहीं करता है ना। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार हुआ, ठीक है। एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा और एक कार जिसे शुरू नहीं किया जाएगा, एक कार है जो शुरू नहीं हो पा रही है, तो उसे थका हुआ बीमार बता दिया, तो उसको क्या मान लिया कि वो थक गई है, बीमार हो गई। तो ये भी जीववाद है, सर्वात्मवाद है, ये कार भी थकती है। और कुर्सी को शरारती मान लिया, तो ये भी जीववाद है। तो ये दोनों तो हट जाएंगे। इन्होंने पूछा जीववाद का समर्थन या वर्णन नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन और अंतिम ऑप्शन हट गया। अभी तीसरा ऑप्शन देखते हैं। एक ऊंचे पर्वत को पुराना मानना, कि जितना पर्वत ऊंचा होगा उतना पुराना होगा, या जितना आदमी बड़ा होगा उतना, जैसे जीव व्यक्ति है, छोटा बच्चा है तो कम आयु का है, हाइट बढ़ गई तो ज़्यादा आयु का है, ऐसा लोगों में होता है। पर यही चीज़ उसने पर्वत में भी मान ली, तो ये भी नहीं हटेगा, ये भी हट जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें भी जीववाद वाला सिस्टम, व्यक्तियों जैसी उसने मेंटलिटी बनाई। अब इसमें देखते हैं, एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार हो रहा है। अब वो तैयार हो रहा है, उसको पता है कि मैं फायरमैन नहीं हूँ, पर वो फायरमैन बन रहा है एक्टिंग के लिए, तो ये जीववाद का वर्णन नहीं करती है। बाकी 3 चीज़ें जीववाद का समर्थन कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर 2। देखो 2 फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए बच्चा। तो ये क्वेश्चन देखे, आप बताओ कितने नंबर आए हैं आपके।